नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। निकाय चुनाव को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम तमाम अपडेट आपको दिखा रही है। किस तरह ग्राउंड जीरो पर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी उनकी कितनी पकड़ वहां पर है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो नीमच की सबसे जटिल समस्या बंगला बगीचा मुद्दे को लेकर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर वे जो जनता के बीच जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो शिवराज सरकार ने जो मसौदा तैयार किया था, उस मसौदे को लेकर कितना खुश बंगला बगीचा वासी, इसे लेकर भी हम आपको बता रहे हैं। अगर बात की जाए तो एक बार फिर जो है बंगला बगीचे का मुद्दा इस निकाय चुनाव में दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए साथ की तरह दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में बात करें तो किस तरीके से अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की पूर्व सांसद नीमच मंसूर संसदीय क्षेत्र की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने भी अब मैदान में आकर इस पूरे मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करें किस तरीके से कांग्रेस ने अब जो है बंगला बगीचा मुद्दे को लेकर जो है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी। मुस्तफा जी, किस तरीके से बंगला बगीचा मुद्दा एक बार फिर जो है तेजी से गर्माता हुआ दिख रहा है? जी नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस चुनाव की यदि बात की जाए तो इस चुनाव में अभी तक जहाँ तक ये चुनाव पहुँचा है, नगरीय निकाय का, शहर का संग्राम, और अभी तक के जो चुनाव की जो हालात है, उन हालातों पे बात की जाए तो मुझे ग्राउंड ज़ीरो से और रिपोर्टर्स से और वोटर्स से जो फीडबैक मिल रहा है, उसमें ये दो मुद्दे इस पूरे चुनाव में सबसे बड़े मुझे दिखाई देते हैं। उन दो मुद्दों में जो पहला मुद्दा है वो करप्शन का मुद्दा है, नगर पालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और दूसरा बड़ा मुद्दा जो मुझे दिखाई देता है जिसमें सर्वाधिक लोग जिस मुद्दे से जुड़े हैं, तो वो है बंगला बगीचा समस्या। तो ये दो मुद्दे जो है, इसी पे ये पूरा चुनाव फोकस्ड होता दिखता है, केंद्रित होता दिखता है, और इसी मुद्दे के आसपास सारा मामला चल रहा है। क्योंकि शहर के अंदर यदि बात की जाए तो अधिकांश जो वार्ड है, कॉलोनीज़ है, जहाँ पे ऑलरेडी सड़कें और पानी और लाइट और ऐसी तमाम चीज़ों की समस्याएं हैं, जो चीज़ें वो अधिकांश वार्डों में इसकी आवश्यकता अब नहीं दिखती है। जो कुछ पिछड़ी बस्तियां हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ ज़रूर कुछ जगह पर जो है सड़क, पानी, बिजली की समस्या दिखती है। सफाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें जो लोगों को दिक्कत दे रही है वो दो बिंदु है। एक तो नगर पालिका का करप्शन और बंगला बगीचा। बंगला बगीचे पे भी विस्तार से बात करेंगे, और जो आपने सवाल खड़ा किया, जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि पूर्व सांसद ने जो ताल ठोकी है, लेकिन जो करप्शन की यदि बात करें तो नगर पालिका नीमच, यहाँ पर 2 रुपये में कूपन बनना चाहिए, लेकिन जब तक 2000 पूरे नहीं हो कूपन नहीं बनेगा। निर्माण अनुमति नामांतरण, इंसान के 1 दर्जन जूते चप्पल घिस न जाए तो नगर पालिका में निर्माण अनुमति नामांतरण नहीं मिलता। वृद्धावस्था पेंशन का काम हो, मजदूर कूपन, मजदूर कार्ड का मामला हो, या और किसी तरह की कोई आम समस्या हो, यहाँ ये जो नगर पालिका है, इसके जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन्होंने इस नगर पालिका को चरागाह बना दिया। आप यदि आम मुनादी करा दीजिए, शहर के किसी भी चौराहे पे समूचे शहर को बुला लीजिए और आप उनसे हाथ खड़े करवा कर पूछ लीजिए कि श्रीमान जी, यदि आपको नगर पालिका का काम हो तो आप क्या मानते हैं कि वो काम आपका हो जाएगा बिना सेवा शुल्क दिए, बिना धक्के खाए? आप ये लीज नवीनीकरण का मामला हो, ऐसे हजारों प्रकरण, नामांतरण, निर्माण अनुमति, लीज नवीनीकरण के नगर पालिका में सालों से लंबित है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये करप्शन ज़्यादा बढ़ा क्योंकि नगर पालिका का जो अमला था धीरे धीरे कम होता गया, लोग रिटायर्ड होते गए। तो जब स्ट्रेंथ कम हो गई तो कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा चार्ज आ गए। अब उन्होंने अपनी मनमानियाँ करनी शुरू की और बेहिसाब धन उगाही शुरू कर दी, जिस पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। यदि आप पिछले 2 साल की बात करें, जब चुनी हुई परिषद नहीं थी, चुनी हुई परिषद जब थी तब लगाम लगी हुई थी, तब अध्यक्ष थे, 40 पार्षद थे। लेकिन जब से परिषद खत्म हुई उसके बाद अफसरशाही, नौकरशाही बेलगाम हो गई और
दोनों हाथ से आम जनता को लूटना शुरू कर दिया। उसके कई उदाहरण हैं, कई शिकायतें। आप ये देखिए कि कितनी हास्यास्पद बात है कि सीएम हेल्पलाइन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बनाई। उन्होंने कहा कि जिस किसी को दुख तकलीफ पीड़ा हो, विभाग उसकी नहीं सुन रहे हो, तो आप सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत कीजिए, हम उसका निराकरण करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि सीएम हेल्पलाइन में मैनेजमेंट है। एक सीएम हेल्पलाइन कटवानी है तो 10,000 देने होंगे। आप ये देखिए कि जब सीएम हेल्पलाइन में नगर पालिका की शिकायतें होती है तो नगर पालिका के अफसर उसमें नेतागिरी करते हैं, शिकायतकर्ता पे प्रेशर डालते हैं, या तो उससे वो कंप्लेंट वापस कराते हैं या भोपाल में सिटिंग करके वो वहाँ कटवा देते हैं। कई सीएम हेल्पलाइन किए हुए लोग बैठे हैं जिनके पास कोई फ़ोन नहीं आया, जिसके पास कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप ये देखिए कि किस तरह से नीमच नगर पालिका ने के अफसरों ने इसको चरागा बनाया। इस चरागा में एक बड़ा रीज़न एमओएस है। एमओएस की यदि बात की जाए तो 60-40 का रेशो होता है। नीमच के अंदर करीब 23,000 मकान इस समय मौजूद हैं। यदि आप पूरे शहर के सारे मकानों में और दुकानों में फीता डलवा दें तो एक मकान या एक दुकान भी एमओएस के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि एमओएस की यदि नगर पालिका के अधिकारी बात करते हैं तो फिर ये पूरे शहर के अंदर 100% कंस्ट्रक्शन एमओएस के उल्लंघन के बावजूद कैसे हो गया। इसका साफ कारण है कि उस एमओएस का खौफ बता के नगर पालिका के इंजीनियर जाते हैं, घूसखोरी करते हैं और उसके बाद वो मकान भी बन जाता है। तो मेरा ये कहना है कि एमओएस का नियम किस लिए सरकार ने रखा है। कई स्टेट ऐसी है जहाँ पे एमओएस का नियम ही नहीं है। किसी का 500 स्क्वायर फीट का मकान है, वो पूरा 500 स्क्वायर फीट बनाए। आप ये देखिए टैगोर मार्ग पे 50,000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन है। एक व्यक्ति के पास 200 स्क्वायर फीट लैंड है, वो 200 स्क्वायर फीट में दुकान बनाना चाहता है। तो एमओएस के नियम की यदि बात करें तो 80 स्क्वायर फीट छोड़ना पड़ेगा, 120 स्क्वायर फीट पे दुकान बनेगा। तो क्या 50,000 रुपये स्क्वायर फीट की वो दुकान, वो ज़मीन, वो 80 स्क्वायर फीट छोड़ देगा? तो सरकार का जो ये नियम है कि आज ये एक करप्शन का बड़ा कारण है। दूसरी बात ये है कि आपके पास रजिस्ट्री है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है। आप नगर पालिका जाते हो, आप कहते हो श्रीमान जी हम आए, हमारा नामांतरण कर दो, तो वो अधिकारी कहता है ठीक है लाइए कागज़ दे दीजिए। 1 महीने बाद जाते हो, वो कहते हैं आप अपना आधार कार्ड तो देखे ही नहीं गए थे। फिर आप जाते हो, फिर वो 2 महीने बाद पूछता है आप तो इसके अंदर आपका पैन कार्ड नहीं दे गए। वो आपका जाति का प्रमाण पत्र भी मांग सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी मांग सकता है नामांतरण में। मेरा ये कहना है कि पूरे शहर के हर चौराहे और हर नुक्कड़ पे एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए जिसके एक तरफ ये लिखा होना चाहिए कि नामांतरण के लिए ज़रूरी दस्तावेजों की सूची और दूसरी तरफ लिखा होना चाहिए निर्माण अनुमति के लिए ज़रूरी दस्तावेजों की सूची। और ये एमओएस का नियम ख़त्म होना चाहिए। यह करप्शन की बड़ी वजह है। तो और नगर पालिका के अंदर आज तक बड़े अधिकारियों ने जो इस विभाग के ऊपर बैठे हैं उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की कि कितने सालों से कितने नामांकन, निर्माण अनुमतियाँ, लीज नवीनीकरण पेंडिंग है। तो आखिर ये शहर जो शहर जो वोट देता है, जो नेता चुनता है, वो नेता क्या कर रहे हैं? इस करप्शन पे क्यों लगाम नहीं लग रही? क्यों वो अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई? क्या वो नेता इस बात का साहस दिखा सकते हैं कि वो शहर के चौराहे पर आके वो कह दे कि हमारा दामन साफ है, हम खड़े होके कह रहे हैं नगर पालिका का कोई करप्शन हुआ हो, किसी से निर्माण अनुमति, नामांतरण, लीज नवीनीकरण में पैसे लिए हो तो हमें बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। क्या किसी नेता ने इतना बड़ा करप्शन फैलने के बाद आज तक किसी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत की हो, किसी को सस्पेंड कराया, किसी को बर्खास्त कराया हो तो बताएं। तो नगर पालिका का जो करप्शन है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है और हर जगह जहाँ पे प्रत्याशी जा रहे हैं उनको जो वोटर है वो ये सवाल खड़ा कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हम नगर पालिका चुनते हैं, अपने वोटों से हम नगर पालिका बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर जब हम काम कराने जाते हैं तो हमें
उसके लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। नवीन, मुस्तफा जी, जिससे आपने करप्शन की बात बताई, नगर पालिका की हकीकत आपने बताई, बंगला बगीचा मुद्दे की बात की जाए तो वो भी करप्शन की तरह एक जो नगर पालिका में लगातार लंबे समय से टिका हुआ है, जो सरकार कहती है हमने इस समस्या को हल कर दिया, लेकिन जिस तरीके की शिकायत हमारे पास आती है, तो क्या मानते हैं बंगला बगीचा भी कारण भी है कि माना जाए? देखिए नवीन, बंगला बगीचा एक बहुत बड़ी चरागाह है। बंगला बगीचा अगर प्रॉपर सॉल्यूशन अगर सरकार इसका कर देगी तो नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी के करप्शन की जगह नहीं बचेगी। मैं बहुत सामान्य बात कर रहा हूँ कि बंगला बगीचे में सालों से निर्माण पर रोक है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। 2009 में तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने नगर पालिका एक्ट की धारा 102(3) के तहत अधिग्रहण की कार्रवाई प्रस्तावित की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के अटॉर्नी जनरल उस समय के ऋषभ कुमार जैन ने एक ऑर्डर निकाला और ये कहा कि बंगला बगीचे की समस्त भूमियों को अधिग्रहित कर ली जाए, और एट दैट टाइम रजिस्ट्रियों पर रोक लग गई और उसके खिलाफ तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीता दुआ कोर्ट गई थी और उन्होंने उस अधिग्रहण पर स्टे लिया था। अब मैं आपसे एक सामान्य बात पूछ रहा हूँ कि जब बंगला बगीचे में निर्माण पर रोक है तो समूचे बंगला बगीचे में निर्माण कैसे हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल? और क्या वो निर्माण नगर पालिका के भ्रष्ट अफसरों की जानकारी के बगैर हुआ है? क्या जब 2009 में ये कार्रवाई प्रस्तावित हुई तब नीमच नगर पालिका से डॉक्टर संजय गोयल ने सर्वे कराया था? नगर पालिका की टीम गली गली बंगलों में घूमी थी, उन्होंने हर जगह के फोटोग्राफ्स लिए थे, फीता डाल के नापा था और ये देखा था कि कितने कंस्ट्रक्शन है और कितनी ओपन लैंड है। आज की तारीख में फिर सर्वे कराया जाए और ये पता किया जाए कि जब रोक थी तो ये निर्माण कैसे हुए और क्या ये निर्माण नगर पालिका के अधिकारियों की बिना जानकारी क्यों हुए। अब दूसरी बात, 2009 से रजिस्ट्री पे रोक है, 2022 चल रहा है, 13 साल हो गए। 13 साल के अंदर बंगला बगीचे में जो लोग रहते हैं उन लोगों के पास रजिस्ट्री जब हो ही नहीं रही है तो रजिस्ट्री होगी ही नहीं। आज एक परिवार है जिसमें बंटवारा हो गया, पिता ने अपने 4 बेटों के नाम वसीयत लिख दी। किसी परिवार में यदि वो मुस्लिम परिवार है, बोहरा परिवार है, तो उस परिवार ने अपने बच्चों को हिबा कर दिया, ठीक है, या हिंदू रीति से बंटवारा कर दिया। तो आज अधिकांश लोगों के पास वसीयत है, यादी बंटवारा है, हिब्बानामा है। परिवार फैलते गए, बढ़ते गए, बंटवारे होते गए। अब जब रजिस्ट्री ही नहीं हो रही थी तो स्वाभाविक बात है कि रजिस्ट्री कैसे मिलेगी? हाउ इज इट पॉसिबल? अब जो मुद्दे की बात है कि 2009 में रोक लगी और 2017 में सरकार ने इस मसौदे का हल किया, कैबिनेट का फैसला हुआ और वो हल ही आया। वो हल जो आया उसमें 2 बातें थी। एक कि उस 26 पेज का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया कि पंजीकृत वैध दस्तावेज के आधार पे आप व्यवस्थापन की कार्रवाई करेंगे। अब पंजीकृत वैध दस्तावेज, ठीक, मेरा ये कहना है कि पंजीकृत वैध दस्तावेज होगा तो अब वैध दस्तावेज की यदि बात आती है तो वसीयत वैध है, हिब्बा वैध है, यादी बंटवारा वैध है। लेकिन यदि वो पंजीकृत नहीं है तो उसको आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के यहाँ भेज दीजिए, वो उसकी स्टाम्प ड्यूटी लगा देगा, वो पंजीकृत हो जाएगा। लेकिन उस समय जो व्यवस्थापन प्रकोष्ठ बना जिसके पीठासीन अधिकारी थे आदित्य शर्मा एसडीएम, चूँकि वो बंगला बगीचा समस्या से बेखबर थे, जब गजट नोटिफिकेशन आया तो नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारियों ने जो उनको समझाया वो उनको समझ में आया। उस समय आदित्य शर्मा जी को ये समझाया गया कि पंजीकृत वैध दस्तावेज में केवल और केवल रजिस्ट्री ही मान्य है।
मेरा ये कहना है कि यदि जवाहर नगर में कोई वसीयत है, विकास नगर में कोई हिब्बानामा है, वो नगर पालिका एक्सेप्ट करती है। यदि वो पंजीकृत नहीं होता है तो एक चिट्ठी लिख के डीआर को भेजती है, उसकी स्टाम्प ड्यूटी भरवाती है, वो पंजीकृत हो जाता है। तो जब आप विकास नगर, जवाहर नगर, टैगोर मार्ग, किसी और एरिया की वसीयत, हिब्बा, यादी बंटवारे को जब सुप्रीम कोर्ट मान्य करती है, जब अन्य इलाकों में मान्य है, तो इतनी सामान्य सी बात मुझे बता दीजिए कि आप बंगला बगीचा क्षेत्र के इन दस्तावेजों को आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? यदि वो पंजीकृत नहीं है तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी भरवा के पंजीकृत करा दीजिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उस गजट नोटिफिकेशन में कहा गया था कि टाउन कंट्री प्लानिंग का में जो प्रस्तावित उसका लैंड यूज है उसी में उसका व्यवस्थापन किया जाए। अब मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ कि बंगला नंबर 35, ये वीर पार्क रोड, यदि टाउन कंट्री प्लानिंग की बात करें तो ये यहाँ पर टाउन कंट्री प्लानिंग ने आवासीय प्रस्तावित कर रखा है, लेकिन आप पूरे वीर पार्क रोड पे देख लीजिए सैकड़ों दुकानें बनी हुई हैं। तो अब 40 साल पहले जो दुकान बनी, 50 साल पहले दुकान बनी, तब टाउन कंट्री प्लानिंग का कानून ही नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कोई भी कानून जिस दिन अस्तित्व में आता है उस दिन से लागू होता है। तो जो प्रॉपर्टी 50 साल पहले थी उस पे ये कानून आज कैसे लागू होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? तो कितना बड़ा ब्लेंडर है। अब एक और बात, 2009 से रजिस्ट्री बंद थी, लोगों के पास रजिस्ट्री है नहीं। नगर पालिका की नफरी के हिसाब से 16,500 आवेदक इस शहर में बंगला बगीचे में बनते हैं, जिनकी दुकान, मकान, प्लाट है। छोटे आवेदक, छोटे मकान वाले, छोटे लोग, ठीक है, जिनके पास सिंगल रजिस्ट्री है, जिनके पास छोटे छोटे 2,000, 1,500, 3,000 फीट के प्लॉट है, ऐसे 16,500 आवेदक है। 2017 में गजट नोटिफिकेशन आया, 2022 तक व्यवस्थापन प्रकोष्ठ में 2,000 आवेदन इन्वॉल्व हुए, 1,500 का निराकरण हुआ, 500 पेंडिंग है। यदि इस समस्या का 98% हल निकल गया है तो मेरा ये कहना है कि फिर 14,500 लोग आवेदन करने क्यों नहीं आए। दूसरी बात कि जब यदि इसका 98% हल निकल गया है तो फिर नीमच के विगत सभी कलेक्टर्स ने, चाहे अजय गंगवार की बात करें, चाहे जितेंद्र राजे की बात करें, चाहे वर्तमान कलेक्टर मयंक अग्रवाल की बात करें, तो उन्होंने शासन से जो पत्राचार किया, जो पत्र लिखे, और उन पत्रों में ये कहा कि ये समस्या है, इसके चलते व्यवस्थापन के कार्य में समस्या आ रही है और इसका हल निकाला जाए। उसमें अभी जो वर्तमान कलेक्टर मयंक अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने शासन से पत्राचार किया, उन्होंने सेक्रेटरीट को, कमिश्नर को, डायरेक्टरेट को चिट्ठी लिखी, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज़ों को मान्य किया जाए। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि टाउन कंट्री प्लानिंग का जो नियम है उसको विलोपित किया जाए, क्योंकि उसके कारण बड़ी कठिनाई आ रही है। तो यदि कलेक्टर जो है वो शासन के अधिकारी होते हैं, तो कलेक्टर एक IAS अफसर होते हैं। यदि कलेक्टर शासन को ये बात लिख रहे हैं, इसका मीनिंग साफ है कि 98% समस्या का हल नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो कलेक्टर चिट्ठी लिखता ही नहीं और फिर वो 14,500 आवेदक भी आते। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि इस समस्या को जब गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जब आदित्य शर्मा जो पहले पीठासीन अधिकारी थे, जब उनको नगर पालिका के कर्मचारियों ने मिसगाइड किया, तब भी हमने खबर की थी और हमने ये कहा था कि बंगला बगीचे के पूरे मामले की 40 साल से लेकर आज तक की CBI जांच होनी चाहिए कि इसके अंदर कितना बड़ा घोटाला नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारियों ने किया है और किन की शय पे किया है। आप ये देखिए कि इस पूरे मामले में सारे दस्तावेजी सबूत है, रिकॉर्ड पे हैं, और इस मामले में जो लीडरशिप है उसकी बड़ी जिम्मेवारी है कि पहले तो वो बंगला बगीचा समस्या को समझे, उसका दस्तावेज देखे, नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी, व्यवस्थापन प्रकोष्ठ के कर्मचारी अधिकारियों से समझे, फिर शासन में जाके ऊपर समझाए
कि ज़मीन पे हालात क्या है और वस्तु स्थिति क्या है। और यदि किसी के पास ओपन लैंड है, बड़ी ज़मीन है, यदि आपको ये लगता है कि इसके वैध दस्तावेज नहीं है, ये गलत आवंटन है, तो उन ज़मीनों पे ये आदेश 2013 में आ गया, गजट नोटिफिकेशन 2022 हो गया। क्यों प्रशासन ने उन बड़ी ज़मीनों पे कब्जा नहीं किया? क्यों उन पे खम्भे नहीं लगाए गए? क्यों उनको अधिग्रहित नहीं किया गया? यदि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है मालिकाना हक के, तो उनको अधिग्रहित कर लेना चाहिए। क्यों नहीं किया गया? किस बात का इंतजार सरकार कर रही थी? वाई? तो ये तमाम बातें हैं जो इसमें कई सवाल खड़े करती है। ये आम जनता से जुड़ा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर बंगला बगीचा संघर्ष समिति के पंडित अमित शर्मा लड़ाई लड़ रहे हैं, लंबे समय से लड़ रहे हैं। मेरी उनकी जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पिता फौजी थे, मेरे परिवार में 4 फौजी रहे, मेरे पिता ने खून पसीने की कमाई से ज़मीन खरीदी, बंगले में मकान बनाया, और वो मकान वो मुझे और मेरे भाई को विरासत में देके गए। अब मैं जब व्यवस्थापन प्रकोष्ठ में गया तो 8.5 लाख रुपए मुझसे राशि जमा करने की बात कर रहे हो। मेरे पास नहीं है। मेरी ज़मीन जिस पे हम 50 साल से रह रहे हैं, जो मेरे पिता की गाड़ी कमाई की ज़मीन है, जिसकी रजिस्ट्री मेरे पास मौजूद है, उसके व्यवस्थापन का खर्चा 8.5 लाख रुपए मैं क्यों दूंगा? तो पहली चीज, वसीयत, यादी बंटवारा, हिबा 2009 से रजिस्ट्री बंद थी। तमाम डॉक्यूमेंट जिनको सुप्रीम कोर्ट मान्य करती है, वो डॉक्यूमेंट व्यवस्थापन प्रकोष्ठ क्यों मान्य नहीं कर रहा है? दूसरी चीज कि जब 50 साल पहले किसी एरिया में दुकान या मकान बनी, तब टाउन कंट्री प्लानिंग का कानून नहीं था, यह विभाग ही नहीं था, तो आज इस पे ये कानून कैसे लागू होगा? तीसरी चीज कि जब सरकार किसी कब्जेदारी को उस ज़मीन का मालिक बना देती है, तो मेरा सामान्य सवाल है कि जो लोग 60-70 साल से जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, उस ज़मीन का मालिकाना हक लेने के लिए उसको इतनी बड़ी राशि क्यों देनी पड़ रही? पता ही है। उसी का परिणाम है कि बंगला बगीचे के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। नवीन, हम उस वक्त जिस तरीके से पूरे बंगला बगीचे मुद्दे को आपने बहुत बारीकी से समझाया। अगर बात की जाए जिस तरीके से बंगला बगीचा संघर्ष समिति के पंडित अमित जी जो हैं, उन्होंने हमें बताया था कि ऐसी समस्या इंदौर में भी थी, कैलाश जोगी ने भी उस समस्या को हल किया था। क्या माना जाए, नीमच के नेताओं की नाकामी मानी जाए या उनका सुस्त रवैया माना जाए जो इस समस्या को हल नहीं कर पाए? देखिए नवीन, इंदौर के महू कैंटोनमेंट एरिया में समस्या थी, वो सही कह रहे। और वहाँ पे जो नियम बनाया गया वो ये कहा गया कि जो जहाँ काबिज है वहाँ रहेगा, और जो उसके मालिकाना हक का दस्तावेज उसके पास है उसको वहाँ की नगर पालिका मान्य करेगी। समस्या खत्म हो गई। यहाँ पर न मालूम कौन सी खिचड़ी पकाई जिसका आज तक पता नहीं चला, कौन सा कानून बनाया। मैं एक सिंपल बात आपको कह रहा हूँ। सबसे पहले जब ये बंगला बगीचा समस्या उठी, बीजेपी रेजिम में शिवराज जी की सरकार थी, तब ग्रुप ऑफ पीएस की कमेटी बनाई गई, जिसमें उस समय के नगरीय प्रशासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसपीएस परिहार सब मेंबर थे, और डिपार्टमेंट के उसमें पीएस लिए गए, रेवेन्यू के लिए गए, और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के पीएस लिए गए, और कानून मंत्रालय के पीएस लिए गए। ऐसे 7 प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसमें शामिल किए गए। उस ज़माने में एक पीएस से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बंगला बगीचे के बारे में मुझे ये कहा कि तुम्हारे शहर नीमच में रातों रात लोगों ने लाखों स्क्वायर फीट ज़मीन पे खंबे गाड़ के कब्जा कर लिया है। जब मैंने उनको कहा कि श्रीमान जी, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया है, ये वस्तु स्थिति ये है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रही। वो ग्रुप ऑफ पीएस उसका कोई हल निकाल नहीं सका। उसके बाद शिवराज जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन जयंत मलिया साहब को बनाया गया। लेकिन उससे पहले 2009 में जब कलेक्टर संजय गोयल थे, उन्होंने धारा नगर पालिका एक्ट की धारा 100
2-3 के तहत अधिग्रहण की कार्रवाई प्रस्तावित की। वो कार्रवाई यहाँ से चली, वल्लभ भवन एसपीएस परिहार साहब के पास पहुंची। उन्होंने उस कार्रवाई को बिना कोई लिखे कैरी फॉरवर्ड कर दिया और उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट में भेज दिया। लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि किसी भी शहर के भूमि के स्वामित्व का निर्धारण वहाँ के स्थानीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मामला है। वो फाइल वापस आ गई। फिर नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने उस फाइल को सीएम सेक्रेटरीट भेज दिया। सीएम सेक्रेटरीट ने कहा कि इस पे अटॉर्नी जनरल की राय ले लो। तो ये फाइल जबलपुर में 5 सिविल लाइन ऋषभ कुमार जैन साहब के पास पहुंच गई। ऋषभ कुमार जैन साहब के पास नीमच नगर पालिका के अधिकारी 5000 पेज की फाइल लेके गए। तो उन्होंने कहा श्रीमान जी ये कौन पढ़ेगा। उन्होंने विभाग में बात की कि मुझे करना क्या है। तो जवाब मिला कि अधिग्रहण का आदेश निकालना है। उन्होंने कहा मैं निकाल देता। उन्होंने 5 लाइन का अधिग्रहण का आदेश निकाल दिया। उसके बाद तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीता दुआ हाईकोर्ट गई। कोर्ट ने 1 सेकंड में स्टे दे दिया। तो जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो मूल समस्या है, इससे शासन के जो बड़े अधिकारी है, जो बड़े नेता है, उनको वस्तु स्थिति कभी समझाई ही नहीं गई। उनको ये समझ में ही नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या मामला है। तो जब उनको ये बात समझ में आएगी ही नहीं तो कानून बनेगा ही नहीं। अब मैं इसमें एक और आश्चर्यजनक बात आपसे करता हूं कि नीमच के इतिहास के सबसे डेड ऑनेस्ट कलेक्टर थे आईएएस नंदकुमारम साहब। जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, जयंत मल्लिया चेयरमैन बनाए गए, तब उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नीमच जिला कलेक्टर से कहा कि आप बंगला बगीचे का मसौदे का हल बना के हमारे पास लाइए। डेड ऑनेस्ट आईएएस नंदकुमारम साहब ने इस बंगला बगीचा समस्या का एक मसौदा बनाया। उस मसौदे पर 2.5 महीने दावे आपत्ति बुलवाई गई, नगर पालिका में टेंट लगा के। उसके बाद वो मसौदा परिषद में गया राकेश पप्पू जैन की। वहां 40 पार्षदों ने थंपिंग मेजोरिटी से उस प्रस्ताव को पास किया। उसके बाद तत्कालीन तीनों विधायक और सांसद श्री ओम प्रकाश जी सकलेशा, श्री दिलीप सिंह जी परियार और श्री कैलाश चावला और सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी, इन चारों जनप्रतिनिधियों ने उस प्रस्ताव पर साइन किए। वो प्रस्ताव गया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में। तो जब एक कलेक्टर ने प्रस्ताव तैयार किया, 2.5 महीने दावे आपत्ति बुलवाई, नीमच की नगर पालिका परिषद के 40 पार्षदों ने उस पर मोहर लगाई, यहाँ के सारे विधायक और सांसदों ने उस पर हामी भरी कि ये प्रस्ताव सही है। तो होना ये चाहिए था कि वो प्रस्ताव जब शासन में गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में गया, तो मंजूर होना था। लेकिन वो प्रस्ताव कहाँ गया जो राकेश पप्पू जैन की परिषद में बना था? बड़ा सवाल। वो प्रस्ताव कचरे के डब्बे में गया। उस प्रस्ताव जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास गया, वो प्रस्ताव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने लॉ डिपार्टमेंट को भेजा। लॉ डिपार्टमेंट ने उस प्रस्ताव के हक में 13 पेज की रिपोर्ट लगाई कि ये मसौदा सही है। लेकिन उसके बाद वो 2017 का प्रस्ताव कचरे के डब्बे में चला गया और जो कानून बना वो एक नया प्रस्ताव था। वो कहाँ से आया, किसने दिया, किसके सजेशन पे दिया? जब नीमच कलेक्टर, परिषद, विधायक, सांसद, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की माथापच्ची से जो काम हुआ, जो प्रस्ताव बना, वो प्रस्ताव क्यों अमल में नहीं आया? क्यों उस पे कानून नहीं बना? और चूंकि उस पे कानून नहीं बना और एक नए प्रस्ताव पे कानून बना, इसलिए वो हल अधूरा हल है, वो सही हल नहीं है। 98% लोग पीड़ित है, विक्टिम है, और उसी का परिणाम है कि आज इस चुनाव में हर जगह बंगला बगीचे की चर्चा हो रही है। आपने खबरें करी, लोगों ने कहा मेरे पिताजी चले गए, कई लोगों की डेथ हो चुकी है, इस तनाव में डेथ हो चुकी है, कई को दिल का दौरा पड़ चुका है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेके जिस तरह की जो खबरें आती है, जिस तरह का जो प्रशासन के आदेश आते हैं, कब्जा लेने के, अधिग्रहण के, ये करेंगे,
लोग दहशत में आ जाते हैं, डर जाते हैं, कई लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। क्योंकि आप बताइए, किसी का एक मकान है, किसी के, सरकार को एविडेंस दे सकता हूं कि सरकार के इस तरह के धमकाने वाले आदेशों के बाद लोगों ने खाना नहीं खाया, रात भर उनकी नींद उड़ गई। आप ये बताइए, किसी का मकान प्रशासन कब्जा लेगा, किसी की जमीन कब्जा लेगा, कैसे वो जिएगा, कैसे रोटी खाएगा? आप किसी भी बात का कोई लीगल आधार तो बताएंगे। मैं अगर कोई इस पूरे मामले के अंदर प्रशासन को इस बात की एहतियात बरतनी चाहिए कि हमारे इस आदेश के बाद लोगों का घर में किस तरह का तनाव। मुझे अच्छे से याद है कि 2009 में जब अधिग्रहण के आदेश आए थे, तब बंगला नंबर 25 के में रहने वाले एक मोइज भाई नामक व्यक्ति को अटैक आ गया था, उसकी डेथ हो गई थी, उनके 2 बच्चे जो अनाथ हो गए। आप ये बताइए, इस बात का पता कभी नेताओं ने लगाया है? कभी 1 to 1 जाके लोगों से पूछा है कि आप इस तरह के डरावने, धमकाने वाले इस तरह के आदेश आपकी नगर पालिका निकालती है कि हम अधिग्रहण कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे? यदि आपको कब्जा करनी थी तो नीमच के अंदर जो लाखों स्क्वायर फीट जमीन बड़ी खुली पड़ी हुई है, उन पे क्यों नगर पालिका के बोर्ड आज तक नहीं लगे? तो आप छोटे मकान वाले, प्लाट वाले, दुकान वालों को धमका रहे हो कि आप अधिग्रहण कर लेंगे। आप ये बताइए कि आपका व्यवस्थापन प्रकोष्ठ हिब्बानामा, यादी बंटवारा, वसीयत का डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो कौन वहां आवेदन देता? और आप कह रहे हो कि आप अपना आवेदन हमें लाके दो और हम सरकार को बताएंगे। तो फिर श्रीमान, आपके जिला कलेक्टर महोदय ने सरकार को जो चिट्ठी लिखी जिसमें ये लिखा कि ये दस्तावेजों को मान्य किया जाए, तो वो किस आधार पे लिखी? अब आप कागज क्यों मंगा रहे हो? चूंकि आपको ये समझ में आ गया कि हमने ये आदेश निकाल करके गलती कर दी, तो अब रास्ता बचने का क्या है? अगर आपको पता नहीं था तो फिर शासन को चिट्ठी क्यों लिखी गई? इतने टाइम से 2017 के बाद जितने भी कलेक्टर आए, उन सब ने सरकार को इस मसौदे की खामी को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसके दस्तावेजी प्रूफ मौजूद है। अगर ये समुचित हल होता तो फिर हल मान्य हो जाता। फिर 5 साल के अंदर जो नेता है, जो लीडर है, उन लोगों ने इतने कलेक्टरों की चिट्ठी के बाद सरकार में जाके बात क्यों नहीं की? इस बात का जवाब दे दे। वो चिट्ठियां सब नगर पालिका में एक डेट वाइज है, इसमें हर कलेक्टर ने सरकार को अवगत कराया है कि इसमें ये खामी, इसको दूर किया जाए। तो कुल मिलाकर के सिंपल सी बात है कि जिस जमीन का जो मालिक है उसके पास वैध दस्तावेज होना चाहिए, चाहे वो वसीयत हो, चाहे यादी बंटवारा हो, चाहे हिब्बानामा हो, और उसकी एक विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए। उसके बाद उसको रजिस्टर्ड कर दो स्टाम्प ड्यूटी भर के और उसके नाम नामांतरण कर दो। अभी कितनी तरह के सर्वे हो रहे हैं, पटवारी साहब अलग आते हैं, नगर पालिका का इंजीनियर और उसके 4 असिस्टेंट अलग आते हैं, वो पहले आके मौका मुआयना करते, फिर वो रिपोर्ट देते, फिर फोटो खींचते, फिर फीता लाते, फिर नापते। अरे भाई, बंगला बगीचे में 1 इंच ना इधर खिसक सकता है ना उधर खिसक सकता है। जिसका बना हुआ है वो वहीं बना हुआ है, पिछले 50 साल से बना हुआ है, उसके पूरे खानदान के डेथ सर्टिफिकेट से लेके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तक, ID प्रूफ से लेके तमाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलाना कार्ड, सब उस मकान के एड्रेस के। आप कौन सी जांच कर रहे हो? आप कौन सी लाइन में लगवा रहे हो? आप देखिए व्यवस्थापन प्रकोष्ठ में जाके 5 साल में 1500 आवेदनों का निराकरण हुआ है। वाई? क्यों? फिर पीठासीन अधिकारी जो आप बिठाते हो 6 महीने में बदल देते हो, नया बिठा देते हो, उसको समझ ही नहीं पड़ती है क्या हुआ। 6 महीने तो उसको समझने में लगते हैं कि बंगला बगीचा किस चिड़िया का नाम है, तो नया पीठासीन अधिकारी बन जाता है। तो फिर और 5 साल में यदि इतना अच्छा कानून था, इतना बढ़िया कानून था, 98% लोगों की समस्या का हल निकल गया, जब कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं थी, तो फिर आपके व्यवस्थापन प्रकोष्ठ ने मात्र 1500 आवेदनों का निराकरण क्यों किया? बताइए। 16,500 में से 15,000 आवेदनों का निराकरण हो जाना था। और यदि किसी विषय में जानकारी नहीं है तो लेनी चाहिए। मीडिया की रिपोर्ट्स को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, अच्छे नेता की निशानी है। जब आप उससे लेसन लेते हो, पत्रकार मीडिया होता ही इसीलिए कि वो
कहीं जो खामी है, परेशानी है, उसको आप लेके सामने आओ। आपके कुछ भी सही गलत कह देने से कुछ हो नहीं रहा है। जो फैक्ट होता है, जो हकीकत होती, सच्चाई होती, वो होती। तो कुल मिलाकर के ये दो मुद्दे इस चुनाव में बड़े हैं। एक तो नीमच नगर पालिका का करप्शन और दूसरा ये बंगला बगीचा। पिछले 2 साल में जब से परिषद नहीं है तो नगर पालिका के अफसरों ने सारी सीमाएं पार कर दी। क्या नगर पालिका का कोई भी अफसर, कोई भी कर्मचारी गंगाजल उठा के कह सकता है कि हाँ मैं दूध का धुला हूँ? किनके शेल्टर पे सारा करप्शन हुआ, कौन लोग उनके पीछे हैं, ये बात इस शहर से छुपी हुई नहीं है। सबको पता है किसके सिर पे किसका हाथ है। तो ये तमाम मामले इस चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे हैं। ये मुद्दे हावी हैं। मुझे पूर्व सांसद मीनाक्षी मैडम ने अब मोर्चा संभाल लिया, बंगला बगीचे मुद्दे को लेकर वे अब जो है संघर्ष समिति के पास जा रही है। तमाम जो उनके जो अधिकृत प्रत्याशी है वे भी इस मुद्दे को भुना रहे हैं। क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए नवीन, पार्टी पॉलिटिक्स की बात पे ज़्यादा मैं उतना नहीं करूँगा। इस पूरे समूचे मुद्दे को लेके यदि सही बात की जाए तो कांग्रेस कम दोषी नहीं है और कांग्रेस के पास भी पर्याप्त समय था। जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सीएम थे तब भी ये मामला बार बार उठता था। तब उन्होंने कहा था कि ये जो है जिला सरकार इसका निराकरण करेगी, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनकी सरकार में भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बीच में कमलनाथ जी की सरकार रही। उस समय भी पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल ने इस मुद्दे को शासन के सामने उठाया था। तब के नगरीय प्रशासन मंत्री जेवी सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, उन्होंने उस पर पत्राचार किया था। उसके जवाब में यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर ने शासन को अवगत कराया था कि इस मसौदे में ये खामियां हैं, सरकार चली गई, कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस भी बराबर की दोषी है। लेकिन अब चूंकि चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि सरकार बीजेपी की है, परिषद बीजेपी की थी, बीजेपी की सरकार में इसका मसौदा बना तो ऑब्वियसली कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाएगी, लोगों को कहेगी कि हम इसका समुचित हल निकालेंगे। जैसा आज मीनाक्षी मैडम ने कहा, आज वो बंगला बगीचा संघर्ष समिति के तमाम लोगों से मिली, उनकी पीड़ा सुनी और उसके बाद पूरे दिन जहाँ भी उन्होंने प्रेस से बात की, बंगला बगीचे के मुद्दे पे बात की और करप्शन पे बात की। तो जाहिर सी बात है कि उनको एक वैसे मीनाक्षी नटराजन मैडम बहुत सुलझी हुई और बहुत ही बेदाग लीडर है और वो इस बात को समझती। मेरी भी उनसे आज बात हुई और मेरे से जब व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने कहा कि वास्तव में एक बड़ी समस्या है, जेन्युइन मुद्दा है और इस पे काम होना चाहिए और उन्होंने इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई और उन्होंने ये कहा कि यदि परिषद में कांग्रेस का बहुमत आएगा तो हम इस पे काम करेंगे। तो वो जो बात बोल रही है वो एक अच्छी लीडर है, वो जन हितैषी जो मुद्दे हैं उनको गंभीरता से लेती है, उस पर काम करती है। तो सही बात है कि अब चूँकि चुनाव के अंदर पक्ष विपक्ष होता है, पार्टी पॉलिटिक्स होती है, उन्होंने कहा था ये करेंगे, इन्होंने कहा था नहीं किया था, पर कमोबेश जो पार्टियों की बात की जाए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब एक समान लगते हैं। यदि इस मामले को लेके पार्टियां गंभीर होती, इस मामले की वस्तु स्थितियों को पार्टियों ने समझा होता तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार 1.5 साल थी, कुछ हल निकालते हो। इनकी सरकार को सालों हो गए, कोई हल नहीं निकला। तो इस मुद्दे पे अगर सकारात्मक प्रयास होते हैं तो इसका हल निकल जाएगा। इसमें कहीं कोई ऐसी सिंपल बात है कि आपने जो दस्तावेज उसमें शामिल है, जो सुप्रीम कोर्ट मान्य करती है, उन दस्तावेजों को आप व्यवस्थापन प्रकोष्ठ में एडमिट करो। दूसरी बात है कि 50 साल पहले जो जिस अस्तित्व में जो स्ट्रक्चर है उसका व्यवस्थापन कर दो। सिंपल बात है। अगर खाली प्लॉट है तो आगे से जब वो परमिशन लेगा बनाने की तो टाउन कंट्री प्लानिंग के वर्तमान नियमों में लेगा, पर पहले का अगर कुछ बना हुआ है तो उसको मान्य करना पड़ेगा। तो ये ऑर्डिनरी बातें हैं जिसका हल जिला स्तर पर ही निकाला जा सकता था यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती तो, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन की मिस्टेक है, ये टेक्निकल खामी है।
यदि सही तरीके से ज़िला कलेक्टर से बात की जाती तो यहाँ पे चूंकि कलेक्टर शासन के प्रतिनिधि है, वो इसको रेक्टिफाई कर देते और शासन को भेज देता अनुमोदन के लिए। और यदि आप शासन से इस गलती को, इस त्रुटि को सुधरवाना चाहते हो तो आपका प्रेजेंटेशन सही दे देते तो श्रीमान जी ये 2 त्रुटियां है, ये टेक्निकल मिस्टेक है, संशोधन इसमें किया जाए। ये कोई बड़ी भारी मिस्टेक नहीं है। ये 2 त्रुटियां अगर दूर हो जाती है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है कि इसमें जो टैक्सेस है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, लोगों की कैपेसिटी से ज़्यादा है, लोग नहीं दे सकते क्योंकि गाइडलाइन इतनी ज़्यादा है कि उस मान से जो उसका गणना होती है वो बहुत होती है। तो सरकार को ये 2 संशोधन है जो बहुत ऑर्डिनरी है, 5 मिनट में हो सकते हैं। और ये जो टैक्सेशन की प्रॉब्लम है, टैक्स जो लिया जा रहा है, इसको भी कम करना चाहिए। सरकार माई बाप होती है, सरकार उसे कहते हैं जो हीरे का हार तोड़ के देते। सरकार तो जनता को देती है, लेती नहीं। तो इस मामले में भी सरकार को बहुत ही विनम्रता दिखानी चाहिए। और मैं एक बात अच्छे से पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो बेहद संवेदनशील व्यक्ति है, बहुत ही सुलझे हुए राजनेता है। और जब भी उनके सामने कोई पीड़ा गई, उन्होंने उसका तत्काल हल निकाला। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आज तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को किसी ने भी इस समस्या की वस्तु स्थिति से सही तरीके से अवगत कराया ही नहीं। यदि उनको कराया होता तो ये समस्या का निदान वो 5 मिनट में कर देते। क्योंकि जितनी भी योजना शिवराज सरकार लाती है गरीबों के लिए, मध्यम आय वर्ग के लिए, जो छोटे जो लोग हैं उनके लिए लाती है, तो ऐसी तमाम जो बंगला बगीचे में छोटे लोग हैं जिनके छोटे प्लाट मकान, उन पे यदि इतना बोझ पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे इसको हटा देते हैं इस नियम। तो अब ये बात है कि उनके सामने प्रेजेंटेशन करने की जवाबदारी किसकी थी और किसने नहीं किया, ये जनता जानेगी, जनता फैसला करेगी, जनता के हाथ में ये पूरा मैटर है। और एक और ख़ास बात है कि जो तमाम लोग वॉइस ऑफ एमपी के हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम जन सरोकार के मुद्दे उठाते हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा जो न्यूज़ ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। खबरों के लिए आप फेसबुक पे भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एक और ख़ास बात है कि वॉइस ऑफ एमपी की तमाम खबरें आप नीमच के सबसे बड़े केबल नेटवर्क KTV के 130 नंबर पर भी देख सकते हैं। KTV के 130 नंबर पर वॉइस ऑफ एमपी का चैनल राउंड द क्लॉक 24 आवर्स चलता है। अपनी हर खबर आप उस केबल नेटवर्क के 130 नंबर चैनल पे देख सकते हैं। वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम, एडिटर नवीन पाटीदार, ये जो शहर का संग्राम है, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, न्यूज़ ऐप के माध्यम से, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर या KTV नेटवर्क के चैनल नंबर 130 के माध्यम से। यदि आपके पास कोई मुद्दा है, आप किसी पर खबर दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर लिख भेजें। जी नहीं। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने पूरे इस बंगला बगीचे मुद्दे को बताया, क्योंकि वे खुद जो है बंगला एरिया में रहते हैं, उस पूरे बारीकी से उन मुद्दे को और उस समस्या को समझते हैं, किस तरह की परेशानी वे खुद जो है उन्होंने देखी है, साथ ही क्या बंगला बगीचा वालों की पीड़ा और किस तरीके से सरकार ने जो मसौदा तैयार किया, किस तरह की कमियाँ थी और जो कमियाँ थी उनको किस तरीके से पूरा किया जा सकता था, और किस तरीके से एक बार फिर निकाय चुनाव में बंगला बगीचा का मुद्दा गर्माता हुआ दिख रहा है। दोनों ही पार्टियाँ इस मुद्दे को उठा रही है। ये था अब तक का अपडेट। सिर्फ अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।